Very good evening, friends. Welcome to the fifth episode of फिजियो संवाद. आज हम 1 मिनट लेट हो गए हैं, बट बेटर लेट देन नेवर. सो अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जतिन सर. वेलकम ऑल. वेरी गुड इवनिंग गुडलीन. वेरी गुड इवनिंग सुनील. शेडो. आई नो व्हाट्स द रियल नेम. तरन्नुम. विपिन. रचिता. प्रिया. राजकुमार. राजमलम. मिस्टर गहलोत. एंड जैसे ही जतिन सर हमें लाइव शो होंगे हम उनको ऐड करेंगे अभी. और आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे कि हमने पहले भी पोस्टर्स के थ्रू रिलीज़ किया था कि आज हम बात करेंगे सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, द कंसेप्ट ऑफ IASTM. तो बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में जानना चाहते हैं. वेरी गुड इवनिंग श्वेता. शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल और आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन फैमिली की मेंबर है ये. इनक्रेडिबल बिलीवर. और जतिन सर हमारे साथ आ गए हैं. वेरी गुड इवनिंग गाइस. वेरी गुड इवनिंग निशु. वेरी गुड इवनिंग भावना. वेरी गुड इवनिंग पराक्रम. वेरी गुड इवनिंग जतिन सर. गुड इवनिंग सर. सर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? यस सर, एकदम क्लियर. यू आर ऑल्सो ऑडिबल और बहुत ही अमेजिंग साउंड कर रहे हैं सर. और इट्स अ प्लेयर. फिर से मैं आज आपको सारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं फिजियो संवाद के, वो ज्वाइन करते जा रहे हैं. एंड ऑलरेडी वी हैव 50+ लिसनर्स राइट नाउ, जो कि नंबर एकदम से बढ़ता हुआ चला जा रहा है, बिकॉज ये काफी ट्रेंड में है टॉपिक सर, IASTM. एंड इट्स नॉट अबाउट द ट्रेंड, बिकॉज ये टेक्निक यूजफुल है तभी जो है वो अडॉप्टेड है ऑल ओवर द ग्लोब. IASTM द कंसेप्ट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन. और आज हमारे बीच जो जतिन पटेल सर हैं, ही इज फ्रॉम गुजरात एंड उनकी ग्लोबल प्रेजेंस है. ही इज एन इंटरनेशनल स्पीकर. और sir is the principal of Vidyadeep Institute of Physiotherapy, and he takes workshop on dry needling, cupping and IASTM. और ये मैन्युफैक्चरर भी हैं IASTM के, द सोल मैन्युफैक्चरर, जो कि स्वदेशी है. और इन्होंने मेरे को गिफ्ट किए थे अपने टूल्स, और I have the say honor of having them from the master himself. He is very good in working with the soft tissue releases. So आज का जो सेशन है जो हमारे जतिन पटेल सर देने वाले हैं, आई होप वो सबके लिए यूजफुल होगा. सो अ वार्म वेलकम जतिन सर. थैंक यू सो मच सर. है सर. टेल अस व्हाट इज सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, और इसके क्या स्कूल्स हैं, क्या डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन में. सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो बहुत सारे अप्रोचेस हैं जो सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन के लिए यूज होते हैं, लेकिन हम जो यूज करते हैं वो है इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, जिसके लिए ये कहा जाता है, उसका फाउंडर जो है ग्रेस्टॉन, जो डेव ग्रेस्टॉन जो है उनके फाउंडर हैं. और ग्रेस्टॉन एक फिजियो तो नहीं था, लेकिन एक कार मैकेनिक था जिसको ACL इंजरी हुई थी, जिसके बाद रिकंस्ट्रक्शन हो गया. रिकंस्ट्रक्शन के बाद उसको थोड़ा पेन हो रहा था, तो वो एक कार मैकेनिक की तरह जो वहां पे पड़ा था उनके हाथ में आ गया, तो उन्होंने अपने घुटनों पे वो घिस दिया. जैसे उन्होंने वो रब किया उनके नी जॉइंट पे, तो उनको पेन चला गया. तो थोड़े दिन बाद वापस वो पेन आया, तो सेम उन्होंने यही किया. देन लेटर ऑन ही शेयर दिस एक्सपीरियंस विद द फिजियोज एंड द मेडिकोस कि इसमें कुछ है जिससे कि मुझे दर्द कम हो रहा है. दिस वे दे कम टू नो they are using the instruments to mobilize the soft tissue. Because of ACL surgery, that person having some scar tissue around that knee joint, and that scar tissue giving some pain and trying to restrict the range of motion. So later on when he just tried to use a different tool, उनको बहुत अच्छा लगा और उनको वो पेन में भी रिलीफ हो गया. तो वैसे उसका ओरिजिन था. और 90s में, लाइक 1992 में वर्ल्ड वाइड धीरे धीरे से वो स्प्रेड होना शुरू हो गया. हालांकि इंडिया में तो बहुत टाइम के बाद आया. और बाकी रही बात इंस्ट्रूमेंट्स की, तो आपने जैसे बोला, वी आर द फर्स्ट
physio company who just making the instruments depends on your need. Like need में ये कह सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसकी एजेस जो होती है उसके हिसाब से हम लोग उसको डिजाइन करते हैं। तो ये उसकी जरूरत की हुई हम लोग फर्स्ट और फिजियोथेरेपी में मायोफेशियल रिलीज, जिसको हम मसाज बोलते हैं। मसाज से थोड़ा हम लोग को गंदा लगता है कि मसाज कौन बोलेगा, हम मसाज थेरापिस्ट नहीं है, तो इसीलिए वो लोग ने नाम दिया सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन। See, the difference between manipulation and mobilization is we just try to mobilize something, is mobilization. We just try to manipulate something, it's called as a manipulation. The two words are different, manipulate and mobilize. So हमने तो फर्स्ट में सीखा वो सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन, और ये जो है इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। फर्स्ट ईयर में जो सीखा वही कंसेप्ट से हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो हाथ था वो नहीं है। हमारे ISTM टूल्स हैं, वो टूल से हम लोग कुछ मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं। हम ये जो टूल हम बनाते हैं इट्स लुक लाइक शेप ऑफ योर हैंड, हाथ का जो शेप है उस हिसाब से ही बनाए गए हैं, जिससे कि हम लोग अच्छे से उसको ग्रिप कर सके और बॉडी पे वो फिट हो सके और अच्छी सी मुझे इफेक्ट मिल पाए। ओके सर। तो आप इसमें एर्गोनॉमिक्स का ध्यान रखते हैं, हैंड एर्गोनॉमिक्स का, जब इसको डिजाइन करते हैं टूल को? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। बिकॉज अगर मैंने हैंड एर्गोनॉमिक्स का मैंने ध्यान नहीं रखा, मतलब मैंने अगर सोचा नहीं है, तो प्रॉब्लम्स क्या आएंगे व्हेन आई एम गोइंग टू अप्लाई द प्रेशर। तो प्रेशर मुझे कितना देना है वो मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अगर मैंने उसको जोर से पंच करने के जैसे पकड़ लिया ना, तो मैं हर बार अपनी स्पीच में ये बात बोलता हूँ कि वी जस्ट डीलिंग विद सॉफ्ट टिश्यू, तो इट शुड बी ऑन अ सॉफ्ट वे। अगर मेरी ग्रिप एकदम हार्ड है या फिर अनइवन ग्रिप है, तो आई कैन नॉट मेंटेन द सेम प्रेशर थ्रू आउट द मसल, और वो सॉफ्ट टिश्यू है बहुत सेंसिटिव होते हैं, तुरंत कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। दैट्स व्हाई आई नीड अ प्रॉपर ग्रिप। राइट। तो सर इसमें जब हम टूल्स की बात करते हैं तो क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स होते हैं और क्या क्या उनके नाम है, क्या उनको नाम डिफरेंटली देते हैं, और क्या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं हम? जी सर, एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द एरिया। हम लोग ये टूल की क्या बोलते हैं विथ डिजाइन करते हैं। जैसे कि ये टूल है, हम लोगों ने ऐसे डिजाइन किया कि उसका हर एक जो कोना है वो बॉडी के अलग अलग एरियाज में ट्रीट करने के लिए यूज हो पाए। फिर भी ये इतना चौड़ा नहीं है, इसकी विड्थ इतनी ज्यादा नहीं है कि हम लोग उसको काफ मसल या हैमस्ट्रिंग मसल भी यूज कर पाए। हम कर सकते हैं, लेकिन वी नीड टू डिवाइड द हैमस्ट्रिंग इन 3 पार्ट, लाइक मीडियल, सेंट्रल एंड लेटरल। सो उससे ये तरह से हम ट्रीट कर पाएंगे। तो जो प्रोसेस ये क्या बोलते हैं, ये लॉन्ग हैंडल बार जो है उससे एक सेशन हो सकता है, वो ये मायोब्लास्टर से मुझे 3 बार अलग अलग डायरेक्शन से करना होगा। सो इसीलिए हम लोग ये डिजाइन करते हैं। बहुत सारे नए लिसनर्स हैं जिनको टूल्स के नाम नहीं पता, तो आप एक बार डॉक्टर साहब इन टूल्स के नाम बता सकते हैं ताकि हमारे लिसनर्स व्यूअर्स को ये सारे टूल्स के नाम पता चल जाए? यस सर। नामकरण जैसे कि मेरे घर पे बेटी हुई तो हम खुद ही नाम रखते हैं, जैसे वैसे ही मैंने खुद के बनाए हैं तो हम खुद ही नाम रखेंगे। तो ये जो टूल है मेरे हाथ में जो है सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं और मेरे वर्कशॉप्स में ज्यादातर देते हैं हम लोग, जिसको एज अ मायोब्लास्टर। उसको बोलते हैं मायोब्लास्टर। मायोब्लास्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि इसमें कॉन्वेक्स कॉन्केव दोनों सरफेसेस हैं। यहाँ से देखोगे तो कॉन्वेक्स है, यहाँ से देखो तो कॉन्केव सरफेस है। और ये जो कॉन्वेक्स सरफेस जो है वो है सिंगल बेवल, जो वन साइड से ही मोल्ड हुआ है। और ये जो कॉन्केव सरफेस है यहाँ पे इट्स मोल्डेड फ्रॉम बोथ साइड, उसको बोलते हैं डबल बेवल। सेम यहाँ पे एक लार्ज कर्व है वो भी सिंगल बेवल है, और यहाँ पे एक छोटा सा कर्व है वो डबल बेवल्ड है। तो ये जो बेवल्ड है वो बहुत मैटर्स करते हैं। और ये जो टूल इतने अच्छे से डिजाइन किया हम लोगों ने कि उसमें सारे एजेस, सिंगल बेवल, डबल बेवल, कर्व्स लाइक स्मॉल कर्व, लार्ज कर्व, कॉन्वेक्स, कॉन्केव, और अगर प्रिसाइज वर्क करना चाहते हैं तो ये छोटी सी एज भी होती है दैट यू कैन यूज फॉर द प्रिसाइज वर्क, लाइक व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क नियर अबाउट द क्या बोलते हैं बोनी एरिया और सम अनइवन एरिया, like if I want to work for my thenar eminence, then I can do some precise work. For that work, I love to go with these edges. Right. और ये जो है उसके ये लंबा सा है, उसको बोलते हैं हम बार। तो जितने भी मेरे टूल है उसके आगे हम नाम लगाते हैं मायो बार, मायो एज एंड मायो ब्लास्टर। तो मेरे पास जो भी है ये है मायो ब्लास्टर, दिस इज मायो बार, और बाकी के टूल फैक्ट्री में लॉकडाउन में अभी मेरे पास नहीं है। और दिस इज अवर न्यू इन्वेंशन, दिस कॉल्ड इज हुक।
जिसको ब्राजीलियन लैंग्वेज में क्रोशेट बोलते हैं, उससे हम लोग ट्राई टू मोबिलाइज समथिंग ऑन इफेक्टिव वे, बहुत इजीली वी कैन मोबिलाइज मैस्टोइड्स एंड ऑल दैट। तो ये हुक भी हम लोग यूज करते हैं। What is the effect of ISTM on the trigger points? Because बहुत commonly हम patients देखते हैं फाइब्रोमाइल्जिया के, और फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी समस्या है जो कि हर क्लिनिशियन जो है वो कहीं ना कहीं फेस करता है। फाइब्रोमाइल्जिया इज वेरी कॉमन ट्रबल, क्योंकि फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स इतने कॉमन है। लो बैक पेन जो है वो मोस्ट कॉमन डिजीज है, और उसके साथ जो है वो फ्री गिफ्ट है फाइब्रोमाइल्जिया, जहाँ पे ट्रिगर पॉइंट्स चाहे आपके ट्रेपीजियस में हो, चाहे लेटिस्मस में हो, चाहे वो रोम्बॉइड्स में हो, तो उसमें ये जो प्रेशर देने का तरीका है टूल से, वो कितना किस हद तक इफेक्टिव है, और फाइब्रोमाइल्जिया में इसका क्या रोल हो सकता है? यस सर, जो ट्रिगर पॉइंट है, जो उसके प्रेशर के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो कई बार मेरे पास मन को चलो यही मायोब्लास्टर है, वो छोटा सा टूल है, तो उसके साथ मुझे अगर प्रेशर अप्लाई करना है तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम लोग इसे लॉन्ग बार यूज करते हैं, जिससे कि लेवरेज मुझे ज्यादा मिले। तो इजीली ये उसका वेट भी अराउंड 800 ग्राम्स होता है इसका, तो 800 ग्राम्स वेट है, और सिंपली जस्ट अगर यहाँ पे मैंने लगा लिया है तो नो नीड टू अप्लाई एनी प्रेशर, मुझे सिर्फ उसका लीवरेज बढ़ाना है, तो ऑटोमेटिकली वो बॉडी पे स्लोली स्लोली वो प्रेशर मेंटेन करेगा। और जो प्रेशर है वो कब और कितना बढ़ाएंगे, उसका बहुत ही अच्छा टेक्निक है। इफ आई वांट टू ट्रीट ट्रिगर पॉइंट्स, जैसे कि मैं पेशेंट को कंप्रेस कर रहा हूँ, ट्रिगर पॉइंट प्रेस कर रहा हूँ, वो बोलेंगे कि मुझे विजुअल एनालॉगस स्केल में अगर 5 तक का पेन है, स्केल ऑफ विजुअल एनालॉगस स्केल, उसमें 5 पॉइंट का पेन है, देन आई विल गो अहेड। अगर वो बोल रहे हैं कि ना अभी मुझे पेन 7 तक है, देन आई विल स्टॉप देयर। मैं अपना एंगल वहां से आगे नहीं बढ़ाऊंगा, वहीं पे रखूंगा, एंड ट्राई टू लाइक सिंक्रोनाइज विद बॉडी स्ट्रक्चर्स। बॉडी के साथ जो मैंने प्रेशर दिया है वो बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज होने की कोशिश करेगा, और धीरे से वो ट्रिगर पॉइंट रिलीज हो जाएगा। इट्स अ बेस्ट टेक्निक। और एवरेज टाइम अगर मुझसे पूछोगे ट्रिगर पॉइंट रिलीज करने के लिए, देन अराउंड 60 मिनट इज मच, 60 सेकेंड्स, मतलब 1 मिनट तक में आराम से वो ट्रिगर पॉइंट रिलीज हो जाएगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो सर आप इसमें जब बता रहे हैं कि पेशेंट से आप पूछते हैं अक्सर जब आप टेक्निक अप्लाई करते हो, तो कम्युनिकेशन का कितना बड़ा रोल है? ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आप पेशेंट से बात कर रहे होते हैं, और कम्युनिकेशन जो है आप जो करने वाले हैं पेशेंट के साथ, वो आप उसको ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करते हैं या ट्रीटमेंट से पहले ही बता देते हैं? तो हाउ इंपॉर्टेंट इज द कम्युनिकेशन व्हाइल अप्लाइंग दिस टेक्निक? नहीं, ट्रीटमेंट से पहले ही बताते थे हम लोग, और कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने कई बार फिजियोस को देखा है, और अंडरग्रेजुएट स्टडीज की बात कर रहा हूँ, उसमें भी ऐसा होता था। जब फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट हमें मिलता था तो हम इतना जोर डालते थे पेशेंट पे, जो मेरा कलीग था वो नॉन अफेक्टेड शोल्डर्स पकड़ता था, फिर दो कलीग, तो एक राइट वाला पैर, एक लेफ्ट वाला पैर, और उनमें जो टीचर थे वो जोर से बंदे को खींच कर पीछे की ओर ले जाएंगे, खींच खींच के। सी, इफ यू आर गिविंग दिस मच पेन टू एनी सॉफ्ट टिश्यू, सोचो कि सॉफ्ट टिश्यू को अगर आप पेन दे रहे हैं तो उसकी हालत क्या होगी, बॉडी का रिस्पॉन्स क्या है? अगर मुझे पेन मिला तो बॉडी का रिस्पॉन्स क्या है? I got muscle spasm. Yeah, that's why we don't want to give any pain. That's why we don't want to give any pain to the patient. तो कम्युनिकेशन भी इम्पोर्टेंट पार्ट है आईएसटीएम में, क्योंकि आप डेफिनेटली सर करते हैं कि आप उनके साथ क्या करने वाले हैं, और वो बड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहता है कि पेशेंट को बताएं कि कितना पेन फील हो रहा है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट व्हाइल एप्लीकेशन ऑफ द टेक्निक, ताकि आपको भी पता चलता रहे, फीडबैक पता चलते रहे, और विद प्रैक्टिस भी आपको पता चल जाता होगा जब आप इसको रेगुलरली यूज कर रहे हैं। हाँ। तो इसमें आपको कुछ टाइम के बाद पता चलना शुरू हो जाता होगा कि नाउ दिस इज द पॉइंट वेयर आई नीड टू स्टॉप। यस सर, और पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन से ही मुझे पता चल जाएगा, और स्किन में जो रेडनेस दिखती है हमें, जो हम लोग कई बार अगर टेंडन की बात करेंगे तो जानबूझ के हम लोग करते हैं, तो वो उन सब चीजों के लाइक रीजन से, रिप्लाई से, बॉडी के रिप्लाई से हमें पता चल जाता है कि हाउ एंड वी नीड टू अप्लाई दिस प्रेशर, एंड कब तक हमें रुकना है, वेयर वी नीड टू स्टॉप। या सो अभी हमारे साथ बहुत सारे लिसनर्स भी हैं, मैं उनके क्वेश्चंस भी वेलकम करूंगा। वी हैव 84 पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ लिसनिंग टू अस, एंड जतिन सर इज टॉकिंग फैबुलसली। तो जतिन भाई, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन जो है और जो आईएसटीएम का जो कंसेप्ट है, हाउ इज इट बेटर देन अप्लाइंग द डायरेक्ट प्रेशर? इसके एडवांटेजेस
क्या है? यस सर, इट्स हैविंग अ बिग एडवांटेज। डायरेक्ट प्रेशर से अगर मैं थंब यूज करूंगा या फिर मेरा ओलेक्रोन प्रोसेस यूज करने की कोशिश करूंगा, उसमें क्या है, सेम स्ट्रक्चर्स सामने हो जाएंगे, मेरी भी स्किन है और पेशेंट की भी स्किन है। अगर मैंने उसको रब करने की कोशिश की तो फ्रिक्शन जल्दी से हो जाएगा और वो क्या बोलते हैं, थोड़ा अनकंफर्ट जैसा फील करेगा पेशेंट को। तो उससे बचने के लिए हम लोग ये टूल यूज करते हैं। और ये जो टूल है उससे मैं आराम से क्या बोलते हैं, मेरा जो प्रेशर है वो मेंटेन कर सकता हूँ एंगल के हिसाब से, और पेशेंट के कंफर्ट जोन में जाके मैं उस पर वर्क कर सकता हूँ। इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दी विथ यूज ऑफ फिंगर्स एंड दी टूल। ओके, तो आपने अभी एक वर्ड यूज किया, एंगल। तो या क्या ये डिफरेंट होता है हर किसी मसल और एरिया के ऊपर वर्क करने के लिए? बिकॉज आपके यस आपके सर, आंसर में से ही मेरे सवाल निकलेंगे, क्योंकि फिजियो संवाद का मतलब यही है। यस सर। ये जो टूल जो जिससे कि हम लोग स्ट्रोक्स लगाने की कोशिश करते हैं, लाइक आई एम ट्राइंग टू स्ट्रोक्स ऑन माय फेस, तो स्ट्रोक्स देने से पहले हम लोग वो एरिया में जो स्कार फॉर्मेशन होता है, जो सॉफ्ट टिश्यू एबनॉर्मलिटीज होती है, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो व्हेन आई एम राइट। ट्राइंग टू रोल माय टूल ऑन द स्किन, तो अगर वहां पे कुछ क्या बोलते हैं अनइवन सरफेस मुझे मिलेगा, तो ये थोड़ा वाइब्रेशंस मुझे ये टूल में महसूस होंगे। इट्स समथिंग लाइक अनइवन, डिपेंड्स ऑन द दैट सेंसेशन। मैं और प्रेशर देके चेक करूंगा। बेसिकली वी हैव थ्री टेक्निक्स फॉर स्केनिंग, लाइक सिंपल लॉन्ग स्केन। ये अगर लॉन्ग स्केन के अंदर मुझे यहाँ पे कुछ महसूस हो रहा है, देन आई विल डू अ शॉर्ट स्केन ऑन दिस एरिया। अगर यहाँ पे मैं कंफर्म हूं कि शॉर्ट स्केन में भी कुछ है, देन लेटर ऑन आई विल गो very deeper and try to find out the deeper structures. So depends on that, I can reveal that this scar is superficial or deep. जैसे ही वो सुपरफिशियल डीप मुझे पता चल जाएगा, देन आई विल सेलेक्ट विच एंगल आई विल यूज। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सुपरफिशियल, देन 45 डिग्री इज गुड, बट इफ आई वांट टू गो डीपर, then I need to increase my angle, so I'll dive very deeply. That's why angle matters a lot. So if the trigger point or the scar tissue or the problematic area or the fascia that is tight is the superficial one, you need to have less pressure and then you have less angle. And if you want Yes to go sir, in yes. deep, then if you increase the angle, it increases the force. That is what you Yeah, want to say. yes sir, yes sir. So that's an amazing input, that we have different angles on which we work with different kind of areas. And here also the assessment is important. It's not just picking up a tool and hitting somewhere, so that create a Yeah. redness and trauma over that area. We It is dependent upon the Dr. assessment. We have a special guest from Singapore, Dr. Yeah, Ash. Dr. Ash. Dr. Ash, thank you so much for joining us. most welcome, Continue. most welcome, Dr. Saab. It's an honor to have international physios, international people joining us. We have our Yeah. guests from New Zealand, and as well I have seen them. And heartiest welcome to all the physios, those who have joined us. And slowly the number is increasing to 91. Soon Yeah. we are going to hit a century, brother. So, uh, apart from IESTM being used in release of muscles, fascia, how do you utilize this tool in your day-to-day practice? In my day-to-day practice, if How I'm often do talking, you use it? huh? If you are treating suppose 20 patients in a day, Huh? आप कितने patients पे इसको use करते हैं? How many Okay. patients? Almost on each and every patient I'm using ISCM, because we just try to work. Normally हम लोग ना referral system use करते हैं. We never try to treat the patient with the neurology. We have a keen interest only in the orthopedics and pain management. So most have patients of orthopedics and pain. So in the patient of orthopedics pain, each and every patient I need to apply ISCM. But sometime maybe some patient come with the maybe Bell's palsy. Then we are using this tool for the activation of that muscle. Not this is a stainless steel, but I have that other quality that I'll just try to use on a muscle and try to activate the muscle. So I can say if I have 20 patients, then all 20 patients I'm going to treat with this ISTM. Now the difficult question comes, that when not to use ISTM. What are the contraindications? Because brother, it's an important thing for physios to know, that if we use a tool, if it has an effect, it might have an side effect as well. So if we what are the areas in which you tend to avoid using ISTM? Are there any contraindications, and if so, tell us.
Yeah, I love to share these things. It's a very important thing. Thank you so much for asking this question. Actually, when the patient having some skin conditions, that time is completely contraindicated. I can say absolute contraindication. And when a patient having some what I can say non-union kind of structures, when patient suffering with the fracture, and after the fracture, patient not getting proper healing. So in the stage of non-union, and one of the absolute contraindication is vascular conditions like phlebitis, thrombophlebitis, varicose vein. I just try to avoid the ISCM in those conditions because I don't know what's happening inside the skin and inside the muscle. So in the vascular conditions, maybe I'm going to damage the vascular structures. That's why I just want to avoid the vascular conditions. It's absolute contraindication. So it's I that's why I asked Dr. Jatin, because people need to know that if a tool is effective, it can cause harm as well. Because Yes, sir. just like manipulation, just like mobilization, if done wrongly, it leads to harmful effects, right? Yes, sir. There is nothing called as grade 6. Grade 6 will cause dislocation. So techniques are not dangerous. I always say the one who is using the technique can be dangerous. So if you Yes, know the sir. contraindications, you tend to avoid it. Yes, sir. Yes, So sir. moving on to the next part. Uh, what was your inspiration behind getting into ISTM? Why do you actually love this technique? I want to know personally as well as for the viewers, because ये बहुत ही important चीज है. हम सारे टेक्निक्स की बात करते हैं, हम सारी कंसेप्ट्स की बात करते हैं, हमें सबको टेक्निक सीखनी है, लेकिन जी उसके सर. पीछे जो हम एक पैराडाइम जो हम थॉट प्रोसेस लेके चलते हैं, because for me and you both, we both are orthopedic manual therapists and we deal with orthopedic conditions. और हमारे लिए क्विक रिजल्ट्स जो हैं वही वी आर लाइक नॉन वेजिटेरियंस इन फिजियोथेरेपी, और न्यूरो के पेशेंट्स जो हैं वो न्यूरो का सब्जेक्ट जो है वो वेजिटेरियन सब्जेक्ट, एंड वी टेंड टू स्टे अवे. Yes, sir. Yes, sir. So it's like it's or the vice versa. We are vegetarians, they are non-vegetarians. They can deal with neuro patients, we cannot. And that is what we need to emphasize. हर फील्ड की अपनी स्पेशलाइजेशन है. अगर न्यूरो का कोई केस है तो we need to refer them to the neuro physiotherapist, क्योंकि उनकी स्पेशलाइजेशन है उसमें. तो आपका क्या थॉट प्रोसेस था? Why and how did you get into the concept of सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन? Yes, और yes. इतना घुस गए सर आप सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन के अंदर कि आपने अपने इक्विपमेंट्स खुद तैयार कर दिए. हाउ डू यू गेट इनटू दिस? In the year of 2015 and 16, we jumped towards the matrix resonance therapy. तब हम लोग ने ना वो इंस्ट्रूमेंट बाय किया था. when I was in working in my clinic, तब मैट्रिक्स resonance therapy का इंस्ट्रूमेंट था. उसके कुछ ऐसी स्टोरी थी जिससे कि जो नॉर्मल हेल्दी सेल्स हैं वो 8 to 12 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो लोग वाइब्रेट करते हैं. बट व्हेन इट्स अनहेल्दी, व्हेन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इट्स filled up with the fluids, then it's not easy for cell to vibrate and they cannot produce enough energy to produce the muscle contractions. Yeah, So Sayyid Mohammed Waris talks a lot about it. That's quite good. That the same topic. So later I come to know, because I have to spend 45 minutes behind the simple one shoulder joint. Take example of rotator cuffs. If I want to treat the whole rotator cuff muscle, then I need to give 45 minutes. So I thought, what we can do? Then later on, I visited the Assam. That time, one of my close friend, Dr. Rituraj Bailing, told me that, hey, what is ISCM? Hey, you can explain me. I say, लेटर ऑन आई कैन एक्सप्लेन, बिकॉज तब हम लोग बाजार में कुछ खरीदी के लिए जा रहे थे. तो मैंने बोला कि अभी नहीं, बाद में तुझे बताऊंगा. तो बाद में जब यहाँ पे आया, कम बैक टू गुजरात एट माय प्लेस एंड आई वाज सिटिंग इन क्लिनिक, तो मेरे पास टूल नहीं था. आई हैव सम आइडिया रिगार्डिंग थिंग्स बट आई डोंट हैव टूल. तो जो मेरा मैन्युफैक्चरर था वो ऐसे ही पापा की का फ्रेंड था, वो क्लिनिक पे आया, वो कुछ क्लिनिक का कुछ काम था वो कर रहा था. मैंने बोला भाई इधर आ जा. बोले डॉक्टर साहब ने बोला ये थोड़ा डिजाइन करके देगा मुझे. तो इमीडिएटली विद इन 5 to 10 मिनट्स उसने डिजाइन करके दे दिया. तो आई फील ये कुछ है. उसके बाद हमने सारे टूल लेके 6 मंथ तक बहुत सारा वर्क किया उसके पीछे. देन वी कम टू नो कि यस, अभी इसका पूरा जो इफेक्ट है वो पता चल रहा है. हम लोगों ने रिसर्च जो आर्टिकल से बहुत पढ़े, वीडियोस भी देखे, बट द थिंग इज आई वांट टू अप्लाई एंड आई वांट टू फील इट. दैट्स व्हाई वी डिजाइन अवर टूल, डिपेंड्स ऑन अवर इंटरेस्ट. तो ये पूरा स्टोरी कैसे ये ओरिजिन हुआ और क्यों आया वो भी. और एक रिवेंज स्टोरी भी था, जो रिवेंज स्टोरी आपके साथ भी मेरे साथ भी हर जगह रहता है. कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये क्या क्या करता रहता है.
तो रिवेंज स्टोरी के अंदर भी ये मैंने जानबूझ के, मेरा जो पूरा इंटरेस्ट था वो मैंने इसका ये पे डाल दिया या। Brother, I always say that if someone criticizes you, you don't tell them back with your mouth. Your hands, your work, simply explain that what you are made of. और यस आपका सर। काम बोलता है, hashtag काम बोलता है is always I say, because physios we need not to talk about verbally all the time. There may be people who will be criticizing us, but we are putting hard work and dedication, and you have brought your products on table, and that's the Yes, best yes. reply one can give to other people. So but if, on When the other hand, when some physios on the other when some hand, uh, on the other hand, your dedication yes sir. has produced a product that is on table, that is very very affordable for the Indian Yeah, physios, yeah. and this is what your work has done to our Indian physiotherapy, and we need to learn these things, because अगर किसी को भी कोई भी criticism मिलती है लाइफ में, तो ये बहुत जरूरी है कि वो उससे ऊपर उठे, जवाब जो है वो काम ही देता है हमेशा. Previously, I was a teacher for dry needling and the tapes, but later on, because of the revenge story from my city only, again a different state, but from my city only, I come to jump in this division, and मैंने सिखाना शुरू कर दिया कि this is ISTM, but the thing is, अगर मैं पढ़ा तो लूंगा, लेकिन किसी के पास ये चीज नहीं है तो क्या करेंगे? They are not going outside and they are not going to buy this what I can say huge amount for simple tool. सो इसीलिए हम लोग ने सोचा कि चलो यहाँ पे डेवलप करते हैं टूल, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे डिजाइन करके खुद डेवलप किए. और अगर मैं बात करूँ ये टूल कहाँ कहाँ गए, तो इट्स सेल्ड इन यूएस, इट्स सेल्ड इन कुवैत, इट्स इन सिंगापुर, आई गिफ्टेड टू एश, and it's in Indonesia. So everywhere across the globe, my tools are selling over there, and the people are using, and they are very satisfied. Amazing to know this, amazing to know this, and that's why your buyers actually joining us on the live show is in itself a testimony that your products are working well for them, because अगर वो काम ना करते तो वो आज live show में बैठे नहीं होते, and they are giving some beautiful comments over here. So guys, जब हम बात कर रहे थे आज इंट्रोडक्शन में, you were telling about the redness part, कि ISTM वो होती है कि अगर उसमें redness आ जाए तो वो ISTM है, ऐसा लोग मानते हैं. तो what is the concept behind the Chinese thing that you were explaining? आप वो explain कर दीजिए सर, जो आप जी, टेक्निक की बात कर रहे थे. it's a very good concept. जैसे कि बोला आपने कि redness, we just use the word of pechi. It's pechi reactions when I'm going to roll something on skin. तो जो स्किन के अंदर जो होती है कैपिलरीज, छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, that capillary is going to be bleed and the blood will come on the skin. That's why you can see some redness on the skin. It's a story of gua sha. In the gua sha, it's a traditional Chinese medicine theory. In that gua sha, they believe there is a bad energy inside the body, and with this scrubbing technique, we just try to throw out that bad energy outside the body. That's why they're using the scrubbing tool. It's called as a gua sha tool. And in the ISTM, we don't have this kind of concept कि कुछ bad energy हो उसको मैं धक्का निकाल के उसको बाहर फेंकना है, वैसा कुछ नहीं है. Here the main concept is just try to find out the soft tissue abnormalities, then need to treat it. So there is a huge difference between the gua sha therapy and ISTM. ISTM working on the anatomy and physiology, gua sha working on the traditional Chinese medicine theory. So it's all the medicine in the world has got its root in the religion somehow. जैसे कि हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम जो है वो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया, या जो चाइनीज मेडिसिन है वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने डेवलप करी, और जो कि यूनानी मेडिसिन है वो सूफीज फ्रॉम द मिडिल ईस्ट ईस्टर्न कंट्रीज ने डेवलप की. तो जितने भी कुछ रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं हमारे, उसमें से भी हमारे मेडिसिन का कल्चर डेवलप हुआ. लेकिन अब हम उन चीजों के साइंटिफिक एविडेंसेस फाइंड करने लगे हैं, तो वो जो एनर्जी को निकालने की कोशिश की, या जो उनका एक कंसेप्ट था एनर्जी को, बैड एनर्जी को रिमूव करने का, that was actually not removal of the bad energy, that was actually working on the soft tissues. Yes sir. तो अब हम उसके एविडेंसेस फाइंड करने लगे हैं, and that is what we believe in, जो कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है. Yes sir, yes sir. तो सर कुछ लोगों का मानना है कि ISTM के ऊपर आर्टिकल्स अभी कम है, लेकिन बहुत सारा मटेरियल जो है वो एविडेंस जो है मिलता भी है.
बट वही है कि पेन एजुकेशन की जो कुछ से बिलीवर्स हैं वो ISTM को, ड्राई नीडलिंग को, कपिंग को, इन सारी टूल्स को जो है वो बताते हैं कि कम एविडेंस है इसका, या सम पीपल गो ऑन टू से कि इसका एविडेंस नहीं है। लेकिन आपका क्या मानना है इस बारे में? रीजन बिहाइंड दैट, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अर्ली 1992 में ये पूरे वर्ल्ड वाइड हुआ, तो इंडिया में तो आई कैन से वो 2000 की सेंचुरी में आया, 2000 मे बी 7 और 8, तो बहुत लेट इंडिया में आया। तो इंडिया में तो आप क्या बोलते हैं, हम सोच ही नहीं पाते कि इतना सारा रिसर्च हुआ होगा। फिर भी सिंस लास्ट 2 years आई गाइडेड मोर देन 5 to 6 MPT स्टूडेंट्स फॉर ISTM, जिन्होंने अपने PG में जो टॉपिक्स होते हैं ना रिसर्च के, उन्होंने ISTM पे लिए हैं। तो बहुत सारे रिसर्च तो हम लोगों ने यहाँ से पब्लिश किए हैं और उन्होंने अपना MPT का डिग्री भी ले लिया। रही बात फॉरेन कंट्री की, देयर आर सो मेनी रिसर्चर्स एंड वी हैव इनफ रिव्यूज रिगार्डिंग द ISTM। राइट ब्रदर। सो अभी एक बीच में शिव दही नाम से एक कमेंट आया था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पेन मैनेजमेंट इन द IPD केसेस। IPD जो केसेस हैं उसमें जो है क्या हम सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन ISTM टूल्स का यूज कर सकते हैं, अभी करते हैं, या फ्यूचर में हम इसके ऊपर रिसर्चेस करने का कोई प्लान बना सकते हैं? जो IPD केसेस हैं जो काफी टाइम से हॉस्पिटल में ही है, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो क्या ISTM उसमें बेनिफिशियल हो सकता है? क्या इसके ऊपर कोई इनपुट्स हैं, और अगर नहीं है या है तो इसके ऊपर हम क्या काम आगे फ्यूचर में कर सकते हैं? बिकॉज दिस इज नॉट ओनली अ क्वेश्चन, दिस इज अ सजेशन एज वेल, बिकॉज मेरे को भी बड़ा नया लगा ये क्वेश्चन। नहीं, उसके लिए मैं बहुत अच्छा आंसर दूंगा कि जैसे कि IPD के पेशेंट है तो उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो उनकी लंग फंक्शन की कैपेसिटी थी। तो फॉर द लंग फंक्शन कैपेसिटी वी जस्ट वांट टू वर्क ऑन अ डायफ्राम मसल। फॉर द डायफ्राम मसल इट्स नॉट इजी टू ट्रीट द डायफ्राम विथ योर फिंगर्स। उसके रिलीजिंग जो टेक्निक है वो अगर मैं अपने थंब से और फिंगर से करूंगा तो बहुत मुश्किल है। तो ISTM से उसकी इफेक्ट बहुत ज्यादा अच्छी है। आई कैन गो वेरी डीपली एंड रिलीज द डायफ्राम एंड आई कैन एक्टिवेट द डायफ्राम। अगर मैं डायफ्राम मसल को एक्टिवेट कर सकता हूं तो लंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सो फॉर IPD पेशेंट ये जो सजेशन है बहुत अच्छा है कि डायफ्राम मसल पे हम लोग वर्क कर सकते हैं। हम लोग चेस्ट PT में क्या करते हैं कि जो सिक्रीशन है उसको निकालने के लिए जस्ट यहाँ तक लाएंगे और सक्शन कर लेंगे, लेकिन लंग फंक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी जस्ट फोकस ऑन दी डायफ्राम मसल। तो वो एक चीज मुझे जो है वो दिख रही है। और सेकेंड थिंग, किसी भी पेशेंट के अंदर अगर मैं ISTM टूल यूज करूंगा ना, इट विल गोइंग टू स्टिमुलेट द मेकेनोरिसेप्टर्स। सो पेशेंट IPD में हो कि OPD में हो, उसकी बॉडी में अगर हम लोग कुछ इनपुट्स देंगे तो डेफिनेटली वो आपको आउटपुट देगा। लाइक कितने दिनों से अगर पेशेंट IPD में ये बेड पे ही है और उसके मेकेनोरिसेप्टर स्टिमुलस फील करेंगे तो वो स्टिमुलस से ब्रेन उसको रिप्लाई देगा मसल कॉन्ट्रैक्शन से। तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन आएगा उससे आपका जो पेशेंट का मूवमेंट्स है वो बढ़ जाएगा। तो आई कैन से इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर द मूवमेंट रिस्टोरेशन ऐसा टॉपिक है। तो जब हम ISTM की बात कर रहे हैं तो इसके साथ जुड़ी एक और कंडीशन की मैं बात करता हूँ। जैसे सेंसिटाइजेशन हो जाती है, कुछ एरियाज में सेंसिटाइज्ड हो जाते हैं, हाईली सेंसिटाइज्ड हो जाते हैं, जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं वहां से पेनफुल इनपुट लेके जाते हैं वो ब्रेन की तरफ, और इट कैन जो ब्रेन है वो उसको एम्पलीट्यूड को बढ़ा के कुछ एबनॉर्मल पेनफुल स्टिमुलाई देता है, तो इसी को हम सेंसिटाइजेशन बोलते हैं। तो डू यू थिंक दैट ISTM कैन बी यूटिलाइज्ड टू desensitize those areas? Yes, sir. For this, we have one technique. We call it a brushing technique. That brushing technique we are using to desensitize a particular area with the use of the stimulation of mechanoreceptor, especially Merkel disc and Miscellaneous corpuscle. हम लोग क्या करते हैं, ये टूल जो है उसको फ्रिज में रखते हैं। तो फ्रिज में रखने के बाद वो रेफ्रिजरेटर में तो वो पूरा वो एकदम कोल्ड हो जाएगा। एंड देन वी गोइंग टू अप्लाई ऑन द स्किन ऑन अ वेरी सुपरफिशियल वे, जहां पे कोई प्रेशर नहीं होगा। तो वो चीज से हम लोग जो एरिया है उसको डिसेंसिटाइज करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। और वही प्रोसेस के बाद इफ आई वांट टू गो वेरी डीपली देन आई कैन गो। अगर किसी पेशेंट को सेंसिटिविटी है और मैं जानबूझ के जोर से टूल अप्लाई कर रहा हूं तो मे बी यू विल नॉट गेट द प्रॉपर इफेक्ट। For this kind of patient, first I want to focus on the superficial mechanoreceptors like Merkel disc and the Miscellaneous corpuscle. Then I can go deeply. Yeah. Right, brother.
तो अब आप मेरे को स्पेशल कंडीशंस बता दीजिए ISTM की जो आप नॉर्मली यूज करते हैं, कैसे जैसे अगर टेनिस एल्बो है एक या पेशेंट को, तो आप कौन सा टूल पिक करेंगे उसके लिए, और क्या आपका अप्रोच रहता है, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है, क्या इसकी ड्यूरेशन रहती है ट्रीटमेंट की? यस सर, फॉर टेनिस एल्बो आई लव दिस टूल बिकॉज इसमें कॉन्वेक्स सरफेस है, सिंगल बेवल है, सेम टाइम यहाँ पे कॉनकेव सरफेस है और डबल बेवल है। तो टेनिस एल्बो को हम लोग प्रोटोकॉल कैसे डिजाइन करते हैं, वो डिपेंड्स ऑन अक्यूट एंड क्रॉनिक। इफ द पेशेंट हैविंग अक्यूट टेनिस एल्बो, तो उस टेनिस एल्बो में हम लोग टेंडन को नहीं छेड़ते, क्योंकि टेंडन ऑलरेडी हैविंग इन्फ्लामेंट, टेंडन हैविंग द इन्फ्लामेशन, इट्स अ पॉजिटिव साइन, सो वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब द प्रोसेस ऑफ दैट हीलिंग इन द नियर अबाउट द टेंडन। But meanwhile, I come to know because of the contraction was generated from hand extensor's muscle. I'm talking about the muscle belly. The all load transmitted on the tendon. That's why I want to release the extensor muscle belly. So in acute condition, I just focus on the muscle belly. In chronic condition, we can say is not a chronic tendinitis, but I can say it's a tendinosis or tendinopathy. In the tendinopathy, it's called degeneration of tendon. For the process of degeneration, उसमें क्या होगा, somehow in between the healing process, the healing process was not completed. That's why it's become chronic. So in that chronic condition, I love to reintroduce the inflammation. For that process, I want to go with the single bevel, and I just want to roll my tool on the line of the tendon. We having a 3 surface like top, medial, and the lateral areas where I can apply my tool on the tendons, and I can generate some microtrauma. That microtrauma will help me to regenerate the inflammation in the chronic conditions. So it's a big role in the chronic tendinosis. It's a effective role. Right, bro. So coming on to other conditions जो कि हमारे normal day to day clinical aspects में होती हैं, same as with golfer's elbow. जब आप एक्यूट में हैं तो आप उस टेंडन को नहीं छेड़ते बिकॉज वहां पे इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस अभी चल रही है एंड यू डोंट वांट टू डिस्टर्ब इट। बट इफ देयर इज अ क्रॉनिक पेशेंट देन यू वांट टू reintroduce inflammation in that area. We just try to follow the concept of celiacs. So you want to let the body know that there is something wrong with this area and you need to do something to repair it. Yes, sir. So it's like awakening, it's like shaking the brain that something wrong has gone to your elbow and just heal it. Applied kinesiology. It's that word called as applied kinesiology. Right. So brother, अगर हम इसमें और आगे जाएं सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन के बारे में, अगर हम इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन की बात आगे लेके जाएं, तो और कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं रिलेटेड टू सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन? इसमें और कौन सी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है एंड वेयर टू बिगिन? अगर लिसनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, अभी उन्होंने नया नया ये कंसेप्ट सुना है, तो हाउ यू वांट देम टू अप्रोच अ पेशेंट, और क्या क्या वो चीजें ध्यान रखें पाल्पेशन से रिलेटेड, क्या उनके इनपुट्स होने चाहिए, हाउ टू रिकॉग्नाइज द स्कार टिश्यू, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं स्कार टिश्यूज को विद द टूल स्ट्रोक्स एज वेल, या फिर हाथ से भी, या अगर वो ट्रिगर पॉइंट्स देखते हैं तो फर्स्ट अप्रोच क्या होती है? First of all, as I explained earlier regarding the scanning will be the first aspects that you need to find out the soft tissue abnormality with the use of scanning technique. वो सबसे पहले रहेगा. Then later on, if you confirm that you can find out very easy, it's a process of evaluation. So if you confirm you are expert in the evaluation, then you can design your own protocol. So in ISTM, everything depends on the evaluation. अगर कोई बोलेगा कि यहाँ पे 50 स्ट्रोक देने हैं, 80 स्ट्रोक्स देने हैं, everything depends on evaluation. तो ये डोसेज कैसे डिसाइड करते हैं हम कि 50 स्ट्रोक्स हैं या 80 स्ट्रोक्स हैं? यस सर, डोसेज कैसे डिजाइन करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ISTM टूल से मैं यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा विद द लॉन्ग स्केल. I have something in this, then I will try to confirm with the short scale. Then I will go just press and come out. This called as a combing. This combing will give me the idea कि जो स्कार था वो कितना डीप, अगर जितना डीप स्कार है उतने ज्यादा स्ट्रोक्स मुझे लगाने पड़ेंगे. अगर लग रहा है कि स्कार बहुत सुपरफिशियल है, देन एवरेज 50 to 60 स्ट्रोक्स, एंड जितना डीप है इट्स अराउंड 120 स्ट्रोक्स.
Okay, so it's like from a range of 50 to 120. 50 to 120, yeah. 50, it's a very, what I can say, minimum. 90 is average, and 120 is maximum. Okay, and in one treatment session, how many areas we can treat? Oh, how many areas? Number was area which you can treat in a one session, but for one muscle, I can say maximum 2 or 3 minutes you need to treat with ISCM. बहुत कम समय में हो जाता है, बहुत बहुत टाइम नहीं लेता है. ऑब्वियसली क्योंकि ये बड़े कॉमन सवाल होते हैं स्टूडेंट्स के. जब मैं वर्कशॉप में मैनिपुलेशन सिखा रहा होता हूँ तो सर कितनी बार करनी है, रोज करनी है या नहीं करनी है, और हर सेशन में क्या हम ISCM को यूज कर सकते हैं? हाँ, अगेन इट्स डिपेंड्स ऑन स्कैनिंग. यहाँ पे मैंने स्कैन किया, स्कार था, मैंने उसको ट्रीट कर लिया, तो नेक्स्ट सेशन वापस मैं स्कैन करूंगा. देन आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि अभी भी स्कार है तो कितना है, उसका डेप्थ कितना है. डिपेंड्स ऑन देन आई विल सिलेक्ट माय प्रेशर, आई विल सिलेक्ट माय स्ट्रोक्स. थैंक यू सो मच जतिन सर. इट्स एन वैल्यूएबल आंसर्स जो कि हमें सबको पता चल रहे हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है. और जितने भी हैंड्स ऑन टेक्निक्स हैं, जितने भी ये लर्न करने की टेक्निक्स होती हैं, वो डेफिनेटली जब कोई हमारे सामने होता है, इफ समवन आस्क मी टू शो मैनिपुलेशन, मैं दिखा सकता हूँ. आप कई बार वो स्ट्रोक करके दिखा चुके हैं, लेकिन जब तक वो हाथ में टूल नहीं आएगा और जब तक वो डीवैल्यूएशन की प्रोसेस एक इंडिविजुअल खुद से लर्न नहीं करेगा अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर, तब तक वो चीज, वो कंसेप्ट जो है वो समझ नहीं आता है. बट दैट इज व्हाट वी कैन डू राइट नाउ. अभी लॉकडाउन का सीजन है, तो अभी हम उनको थेरेटिकल पार्ट बता सकते हैं, और हैंड्स ऑन के लिए डेफिनेटली जतिन सर हैज वर्कशॉप्स ऑल ओवर द कंट्री. और अब हम चलते हैं बस. कुछ एक क्वेश्चन आया था कि सर व्हाट आर द कॉमन कंडीशंस इन अ क्लिनिक दैट वी ट्रीट विद ISTM. तो कुछ कॉमन कंडीशंस का क्या नाम हो सकता है सर? एक तो मैंने ले ही दिया है, टेनिस एल्बो. जिस कॉमन कंडीशन में सॉफ्ट टिश्यू है, वो सारे कंडीशन यू कैन ट्रीट विद ISTM. That's the most common answer कि अगर कहीं पे भी सॉफ्ट टिश्यू का कोई इन्फ्लेमेशन है या एक्टिव इन्फ्लेमेशन है या स्कार है या ट्रिगर पॉइंट्स है, तो वहां पे आप सारे ISTM टूल्स को यूज कर सकते हैं. राइट सर, एक चीज है कि अगर आपने उस टूल से उस एरिया को आपने ट्रीट किया, तो वहां पे रेडनेस आ जाएगी जिसको हम रूबोर बोलते हैं. तो क्या ऐसा होता है कि टेम्परेरीली पेशेंट का पेन बढ़ता है उस एरिया में? रेडनेस इट्स नॉट कॉमन, लाइक एवरी वहां पर रेडनेस होना जरूरी नहीं है. डिपेंड्स ऑन माय टेस्ट. लाइक अगर यहाँ पे अक्यूट कंडीशन की बात हो रही है तो वहां पर रेडनेस की जरूरत नहीं है मुझे, बिकॉज इन अक्यूट कंडीशन आई जस्ट वांट टू रिलीज द मसल. सेम टाइम इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रॉनिक कंडीशन, दैट टाइम मैं जानबूझ के वहां पे माइक्रो टेयर करूंगा, देन इन्फ्लेमेशन विल बी देयर, तो वहां पे आपको रेडनेस दिखेगी. बट सी देयर इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन द फॉरेनर्स जो सिर्फ फिटनेस डिवीजन से वो लोग वर्क करते हैं, वो फिजियोज नहीं है. तो ये उनकी ये सोच है कि जस्ट ट्राई टू क्रिएट द रेडनेस, वो सारा रिलीज हो जाएगा. इफ यू वांट टू क्रिएट द रेडनेस मींस यू आर ट्राइंग टू हैम्पर द सॉफ्ट टिश्यूज. तो जितना आप सॉफ्ट टिश्यू को इंजर भी करोगे, उतना ही स्कारिंग वहां पे ज्यादा पैदा होगी. तो कितनी बार तक ISTM करोगे? अगर आपको लग रहा है स्कैनिंग में कि वहां पे कुछ स्कार है, तो ही हम ट्रीट करेंगे. इफ देयर इज नो स्कार, देन लीव इट. So we just try to think only just simple muscle release. तो मसल बेली पे ही वो टूल को विदाउट एनी प्रेशर जस्ट हम रोल करेंगे. तो वो दोनों डिफरेंट है. ये जो क्वेश्चन पूछा आपने रेडनेस का, वो बहुत अच्छा था. अच्छा वो आपने पूछा. तो इसके बाद सर एक बात बताइए कि अगर जैसे आफ्टर द ISTM सेशन, अगर एक पेशेंट जो है वो ISTM सेशन ले लेता है और उसके सपोज आपने 2-3-4 एरियाज को ट्रीट किया, उसमें ट्रिगर पॉइंट्स को, स्कार टिश्यू को आपने रिलीज किया, तो पोस्ट ISTM कुछ एडवाइस करते हैं क्या हम पेशेंट को कि क्या करना है क्या नहीं करना है? कोई घर पे जाके होम ट्रीटमेंट या फिर एप्लीकेशन ऑफ आइस या समथिंग लाइक दैट, कुछ हम एडवाइस करते हैं क्या पेशेंट को? हाँ, हम लोग ज्यादातर एडवाइस करते हैं जेंटल स्ट्रेचेस. पेशेंट को ये बोलेंगे आप जेंटल, क्योंकि मैंने वहां पे मोबिलाइजेशन कुछ प्रोसेस किया है. After the immobilization, I want to focus on the flexibility. For the process of that flexibility, we just advise for the gentle stretches. Yeah. Stretching जो है post ISTM is important. Yes, sir. It's needed. Yeah. क्योंकि आपने एक्टिवली तो उसको स्कार को रिलीज कर दिया, लेकिन उसके बाद जो है वो इट्स द सेल्फ ट्रीटमेंट प्लान जो कि आप पेशेंट को भी इन्वॉल्व रखते हैं घर पे भी. हाँ, ताकि घर पे जाके भी वो डॉक्टर जतिन कुमार को ना भूल पाए.
Right, Jatin bro. It's an amazing topic जो हमने पिक किया है आज, और बहुत सारे व्यूअर्स हैं. अब मैं ओपन करता हूँ ये डिबेट सारे हमारे लिसनर्स के लिए. अगर आपके हाँ. कुछ सवाल हैं ISTM से रिलेटेड तो आप जतिन सर से पूछ सकते हैं, बिकॉज अब हमारे पास लास्ट 15 मिनट्स हैं, लास्ट 13 मिनट्स हैं. तो आई ओपन द डिबेट फॉर ऑल द व्यूअर्स. सर, जतिन सर, what is the condition in Gujarat, because we listen in news every day that हाँ. corona is spreading very far and fast. तो क्या न्यूज़ है वहाँ पे? हॉरिबल. जितने भी न्यूज हैं अभी तो क्या बोलते हैं, कुछ somehow कंट्रोल में है. लाइक वी हैव द इश्यूज विद द अर्बन एरियाज, लाइक जो सिटी एरियाज है उसी में है. रूरल एरियाज में अभी भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और सिटी एरियाज में भी जो कॉर्पोरेशन है, दे आर डूइंग अ गुड जॉब. लाइक उन्होंने अच्छी सी फैसिलिटीज दे रखी है पेशेंट को, और पेशेंट को अच्छे भी कर रहे हैं. हालांकि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके सामने रिकवरी रेट्स भी ज्यादा है. तो व्हाट आई कैन से, अभी तो अच्छा है. Everything is in God's hand. But it's okay that all the doctors and even our physio fraternity is working very hard. The nurses are working very hard, and we thank them all. अभी एक क्वेश्चन आया है, can we give ISTM on the calcaneal spur or can we break it? Yeah, I love to give the answer of this question. You know what is calcaneal spur? We have an outer covering of bone that's called as a periosteum, and periosteum is attached with your fascia. When you're having a facial tension, when your fascia going to be stretched over there, so वो क्या करेंगी, वो पेरिस्टम को भी थोड़ा जो कैल्केनियम बोन है उससे थोड़ा यहाँ से वो स्ट्रेच कर लेगी. Then what your calcaneum bone feed, I have some space to grow. तो जो स्पेस बनेगी पेरियोस्टियम और फेशिया के बीच में, तो वो बोन को लगेगा मैं आगे बढ़ सकता हूँ. इसीलिए वहां पे थोड़ा सा एक स्पाइक जैसा एरिया बन जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कैल्केनियम स्पर. सो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैल्केनियम स्पर, मैं तो ना तो उसको तोड़ना चाहूंगा, ना तो उसको कुछ करना चाहूंगा. जस्ट आई वांट टू रिलीज द फेशिया, जिससे कि वहां पे जो बाइटिंग है स्कार वो बोनी स्पर की, वो धीरे धीरे से रिलीज हो जाएगी. अगर पेशेंट के क्लासिकल कंप्लेंट सुनेंगे कैल्केनियम स्पर की, तो पेशेंट ये नहीं बोलेगा कि जैसे ही मैं पैर रखता हूं मुझे पेन होता है. वो बोलेगा कि फर्स्ट व्हेन आई एम गोइंग टू लैंड माय लेग, देन आई विल गोइंग फॉर हिल ऑफ. जैसे ही मैं हिल ऑफ करूंगा तब मुझे पेन आएगा. मतलब पूरा जब फेशिया स्ट्रेच होगा तब उनका पेन शुरू हो जाएगा. राइट, वेरी वेल एक्सप्लेन जतिन सर. अभी एक क्वेश्चन और आया, कैन वी यूटिलाइज ISTM इन sciatica, and where it should be applied? If the conditions, what I can say, sciatic nerve going to compress from spinal level, then I cannot do anything. But अगर कुछ soft tissue structures के बारे में अगर बात करूंगा, तो with this ISTM tool, I can roll the tool on the course of that sciatic nerve, and I can go for the nerve closing with ISTM tool. उसको बोलते हैं nerve closing exercise with the ISTM tool. That you can use for to reduce the tension on that nerve. हम कर सकते हैं. Yes. बॉस, एक पेरिफेरल नर्व सेंसिटाइजेशन होती है जिसमें पायरिफॉर्मिस की इन्वॉल्वमेंट होती है. सो कैन वी रिलीज द पायरिफॉर्मिस यूजिंग ISTM? Yeah, for the piriformis syndrome, we are talking about the piriformis syndrome that you can use. Yeah, very easy. You need to having this long handlebar. उसमें ये जो sharp edge है, then you need to put over there on this piriformis muscle and go for internal and external rotation of the hip joint. It will give the amazing results. Thank you so much, brother. Thank you so much for the wonderful session. How many strokes can we give in 1 minute with ISTM? Oh, no, it's not on minute, but it's depends on your strokes. So one stroke for 1 second. अगर छोटे-छोटे strokes लगाने हैं तो what I can say half second में एक stroke हो जाएगा. Then average strokes should be 90. So what I can say 90 seconds is good for one technique. 90 strokes is 90 seconds is good for one technique, one kind of a stroke. 1 second, 1 strokes. The 90 strokes means 90 seconds. It's good. Like 1.5 minutes. Sir, can we use ISTM for atrophied muscles? Atrophy pathological muscle conditions, I don't want to use it. No. Right. ISTM useful in headache. Yeah. It's because of the tightness of like the spasm of the trapezius that you can use it. Definitely. I'm talking about the cervicogenic headache, then you can use it. So, guys, basically, this is a tool
what I can make of the Jatin sir's explanation, that this is a tool that you can utilize in various soft tissues abnormalities, and you will be able to solve the secondary problems caused by those soft tissue problems. तो अगर आपको ट्रेपीजियस मसल टाइटनेस है, या वहां पे ट्रिगर पॉइंट्स हैं, या वहां पे स्कारिंग है टिश्यू की, तो आप अगर ट्रेपीजियस को रिलीज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यू आर हेल्पिंग द केस ऑफ सर्वाइकोजेनिक हेडेक एज वेल. तो इस प्रोडक्ट को एक टूल की तरह यूज करिए, और ये मत सोचिए कि इसकी वजह से जो कोई कंडीशन है उसको हम ट्रीट कर रहे हैं. यू हैव टू हैव द हेल्दी मसल्स इन योर बॉडी, और उसके लिए हम एक ये टूल यूज करते हैं जिसको हम ISTM बोलते हैं, और जिसको जतिन सर बहुत ही वंडरफुली एक्सप्लेन कर रहे हैं. उसी को इसीलिए मैंने टॉपिक का नाम रखा है सर. दैट्स व्हाई गिवन द नेम ऑफ दिस टॉपिक ISTM, द कंसेप्ट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू रिलीज. You just learn the concept, then you can use on any muscle. It's not related to your trapezius, it's not related to your pectorals, but if you know the basics biomechanics of the body, and you know this muscle contraction create the issue with this joint, then you can treat that muscle and you can relieve the pressure on that joint. You can increase the range of motion. That's why I love to use this word. What is the direction in which we need to apply the strokes? एक question आया है ये. Yeah, it's a good question. When I'm going to go for scaling, when I start from what I can say, from up to down, like from distal to proximal, proximal to distal. So I'm going to start from distal to proximal region, and in this direction I will get the scar. So in the same direction I'm going to apply the strokes. So strokes direction depends on the scar. In which direction you found the scar, they are in the same direction you can relieve it. Right, bro. So there is one thing, there is one question that is coming up again and again. Can you show us different tools? So Jatin sir already showed 2 of them. I request Jatin sir to show once again 3 of them. This is the Myo hook, because he always use the Myo in front, and then there is the Myo blaster and Myo bar. Myo bar. So thank you so much, Jatin sir, with so much of, we always called our tools as weapons. And this is not my tool, but this is I brought from Singapore. It's one of my close friend, Jap, Mr. Jap, MR Jap. जो सिंगापुर का टूल है मेरे पास. It looks more like a rhino. Rhino, yeah, rhino. We named it a rhino, but this tool name is Polar. Polar ISTM tool, yeah. It's like polar bear, bro. So you can name it yourself. So I named it the Rhino. Rhino, yeah. because tomorrow we have a guest, Jatin sir, with on the stage of Physio Samvad from Assam, our own Abhijit Datta sir. He is the principal Datta sir. And he'll be tomorrow our guest in Physio Samvad. Brother, this is an honest attempt to bring those physios who are working excellent in the field of physiotherapy in front of the students, जो कि देखना चाहते हैं, जो कि किसी ना किसी वे में, चाहे वो फिजियो सेवा कैंप्स हैं या आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन है, उसके थ्रू मेरे साथ जुड़े हुए हैं. तो मैं उन सारे क्लिनिशियंस को, स्टूडेंट्स को, उन सारे फिजियोज के सामने आपस में एक प्लेटफॉर्म देना चाहता था, जिसमें कि हम कन्वर्स कर सकें नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में, उनको बता सकें कि व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेरियस डिफरेंट टेक्निक्स. और इससे पहले आर के मुदगिल सर आए, फॉर्मर IPL प्लेयर सचिन राणा थे. फिर उसके बाद हमारे पास जीशन राय, डॉक्टर सरस्वती मर्सरी काफी टेक्निक्स के ऊपर, और आज हमारे पास लेजेंडरी डॉक्टर जतिन पटेल हैं. थैंक यू सो मच सर. एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो आप देना चाहते हैं? Concluding remarks for my topic, I love to share 3 things. What I can say, when you're going to treat any acute conditions, like I'm talking about the acute tendinitis, don't try to treat the tendon, just try to treat the muscle belly. Same time, if you're treating the chronic conditions, so in this chronic conditions like chronic tendinopathy, you need to treat tendon and muscle belly both. That's one. Second thing I want to share with you, the soft tissue work should be soft way. So don't go going to the harder way. Just I need to create some redness and I want to go very deeply and I'm going to apply the pressure. Just see the changes given on the facial expression of the patient, and they just wait for the reply from that soft tissue. So soft tissue work should be on a soft way. And the last one? Last one. Try to use
Indian products. So सारे viewers स्वदेशी अपनाइए, make in India, और it's more like an advertisement, but good advertisements are always welcome. और जतिन सर Yeah. को हमारे Why I want to give these suggestions, because I seen that so many buyers buying this ISCM tool, or mainly it's been made up in China, but they are using the 304. It's a lower grade than medical equipments. If I'm talking about the operation theater tools, which is stainless steel, it's made up of 316. It's a medical grade. So our tool also made up from the medical grade, and we have it just depends on our use. That's why I'll insist you people try to use the ISCM, which is made by Indian, made by us. You can ask us to use ISTM on knee pain. Let me answer this. Because knee has soft tissues, you can use ISTM on knee pain as well. I hope I'm not wrong. Yeah, no, you are right, very right. And one more thing I want to explain to this Shreya, that if you're talking about the knee pain, then I want to focus on the extensor retinaculum, because the main culprit to create some pressure on the patella, like patella dysfunction, maybe on the lateral side, maybe on the middle side, and it's also responsible for your, what I can say, chondromalacia patelli. For that all reason, I never want to forget the treatment of your extensor retinaculum. Yeah. Thank you so much, Jatin sir, for being so cooperative, and thank you so much, listeners, for joining in with the next episode of Physio Samvad 6. Join me tomorrow at 5:30. Thank you so much, Jatin sir. It's an honor to have you, and it's a great conversation. I'll upload this on the YouTube. You share it with your students, and definitely once the good times arrive, we will have a cup of tea together. Definitely, sir. I will wait for that. Thank you, brother. Thank you so much. Okay. Thank you, sir.